बीपीएस चिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 13 मई का करंट अफेयर्स। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम इन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बिल्कुल डीप एनालिसिस करने वाले हैं। एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, हर डिटेल कवर करेंगे। साथ ही इस एक्सप्लेनर में हमने पीडीएफ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स भी शामिल किए हैं ताकि चीज़ों को विजुअली समझने में और नोट्स बनाने में आसानी हो। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज का ये डिटेल स्टडी सेशन। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मेजर नेशनल न्यूज। दूसरा, इंटरनेशनल अफेयर्स और डिप्लोमेसी। तीसरा, आज के इम्पॉर्टेंट डेज। और लास्ट में सबसे ज़रूरी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां हम पीडीएफ स्क्रीनशॉट्स के आधार पर एमसीक्यूज लगाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है मेजर नेशनल न्यूज। इसमें हम डोमेस्टिक पॉलिसीज और स्टेट अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सेहत मिशन लॉन्च किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, इसमें हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री क्यों शामिल है? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अच्छा स्वास्थ्य तभी मिलता है जब पोषण अच्छा हो, और पोषण सीधे तौर पर कृषि से आता है। इस मिशन का बेसिक टारगेट ही यही है कि बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलें, हाइजीन और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाए और लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंड अप्रोच है। अब आते हैं एग्जाम वाले पॉइंट्स पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसका सीधा सा मतलब होता है बीमारी होने से पहले ही उसे रोक लेना, जैसे अच्छी डाइट लेना, वैक्सीन लगाना, साफ सफाई रखना। ये क्यूरेटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने के बाद वाले इलाज से बहुत बेहतर और सस्ता होता है। सरकार का पूरा फोकस आजकल इसी पर है। इस मिशन को डायरेक्ट हेल्दी इंडिया विजन के साथ लिंक किया गया है। और याद रखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी नई स्कीम्स एग्जाम्स में हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती हैं, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा में एक नया अपडेट आया है। टीवी के पार्टी के एमएलए जेसीडी प्रभाकर जी को तमिलनाडु असेंबली का नया स्पीकर चुना गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिल्कुल यूनानिमसली हुआ है। इसका सीधा अर्थ है कि किसी ने भी इनके खिलाफ वोट नहीं किया। ये स्थिति किसी भी सदन के अंदर एक आपसी सहमति को दर्शाती है। यहाँ से पॉलिटी के बेसिक्स क्लियर होते हैं। एक स्पीकर का काम क्या होता है? सदन को ठीक से चलाना और उसकी गरिमा बनाए रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि स्पीकर को कौन चुनता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है सदन के मौजूदा सदस्य यानी एमएलएज खुद उन्हें आपस में से चुनते हैं। एक और जरूरी बात, चुनाव जीतने के बाद स्पीकर से कंप्लीटली न्यूट्रल रहने की उम्मीद की जाती है। ये एक तटस्थ पद है, उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सदन का संचालन करना होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी। चलिए देखते हैं भारत ग्लोबल लेवल पर क्या नए और इम्पोर्टेंट कदम उठा रहा है। दुनिया भर में भारत अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी 6 देशों की यात्रा पर निकले हैं। इन देशों के नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा: यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इन विजिट्स का मेन टारगेट बहुत क्लियर है: ट्रेड बढ़ाना, डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, एनर्जी सेक्टर में रास्ते खोलना और सबसे बढ़कर ग्लोबल कोऑपरेशन को मजबूत करना। हर देश के साथ एक अलग और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डील जुड़ी हुई है। अब एग्जाम के नज़रिए से इन देशों की स्पेशलिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूएई गल्फ कंट्रीज़ में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उसके बाद आते हैं स्वीडन और नॉर्वे, जिन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज भी कहते हैं। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है और ये दोनों देश ग्रीन टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पॉलिसीज के मामले में पूरी दुनिया में आगे माने जाते हैं। भारत इनके साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना चाहता है। और लास्ट में इटली, जो कि G7 देशों का मेंबर है। इटली के साथ संबंध मजबूत होने का सीधा सा मतलब है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के सामने भारत की आवाज का और बुलंद होना। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो थोड़ा हटके है और एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है: किम्बर्ली प्रोसेस। इसे KP भी कहते हैं। ये एक ऐसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका मेन टारगेट है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को रोकना। अब ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होता है? इन्हें आम भाषा में ब्लड डायमंड्स भी कहते हैं। ये वो हीरे हैं जो युद्ध वाले इलाकों से निकाले जाते हैं और वहां के विद्रोह गुट इनको बेचकर हथियार खरीदते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस का सीधा सा काम ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे खून से सने हीरे
किसी भी तरह हमारे नॉर्मल डायमंड मार्केट में एंटर ना कर सकें। एग्जाम में यहाँ से सीधे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे इस साल किम्बरली प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुई? जवाब है मुंबई में। और बड़े गर्व की बात है कि भारत ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। इस प्रोसेस की शुरुआत साल 2003 में हुई थी ताकि ट्रेड को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, भारत इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, भले ही हम हीरे माइन ना करते हो, लेकिन भारत, स्पेशली सूरत और मुंबई, दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग हब्स हैं। पूरी दुनिया के हीरे तराशने के लिए यहीं आते हैं। हमारी अगली खबर एक ऐसी संस्था से जुड़ी है जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का कारखाना है, NCGG, यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नाम से ही क्लियर है कि इनका काम सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर फोकस करना है। ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस के लिए इसकी लोकेशन जरूर याद रखना। ये मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। हाँ, बिल्कुल वही मसूरी जहां हमारे देश के IAS ऑफिसर्स LBSNA में अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। अब इसकी करंट न्यूज़ देखते हैं। NCGG ने सेशेल्स नामक देश के सिविल सर्वेंट्स के लिए अपना पहला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। सेशेल्स हिंद महासागर का एक छोटा सा लेकिन कूटनीतिक रूप से बहुत ही स्ट्रेटेजिक देश है। इस प्रोग्राम का एम वहां के अधिकारियों की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। और ध्यान दीजिए, ये भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। जब दूसरे देश के अधिकारी हमारे देश से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो आगे चलकर उन देशों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी सॉलिड होंगे। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, आज के महत्वपूर्ण दिन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से एक ना एक क्वेश्चन आना तो लगभग तय ही होता है। हर साल 12 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सेज के डेडिकेशन और उनके अद्भुत योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। याद है ना कोरोना का वो मुश्किल वक्त? कैसे नर्सेज ने अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रंट लाइन पर खड़े रहकर करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। ये दिन बस उसी निस्वार्थ सेवा को नमन करने का एक जरिया है। अब एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। ये दिन 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। उन्हें हिस्ट्री में लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, क्योंकि क्राइमियन युद्ध के टाइम पर वो रात भर हाथ में लैंप लेकर घायल सैनिकों की देखभाल करने जाती थी। मॉडर्न नर्सिंग की पूरी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई है। एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, इस दिवस का आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज करता है। इस महीने का एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है वर्ल्ड फेयर ट्रेड डे यानी विश्व फेयर ट्रेड दिवस। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। ये हर साल मई महीने के दूसरे शनिवार यानी सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय संगत व्यापार को बढ़ावा देना। ऐसा व्यापार जिसमें छोटे श्रमिकों का शोषण ना हो, उनके अधिकार सेफ रहें और व्यापार करते टाइम हम एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखें। फेयर ट्रेड मूवमेंट असल में किसानों और छोटे व्यापारियों को उनकी मेहनत का सही और फेयर दाम दिलाने की एक मुहिम है। बड़े कॉरपोरेट मुनाफे के चक्कर में उनका नुकसान ना करें, यही इसका एम है। इससे सोसाइटी में सामाजिक और आर्थिक समानता आती है। परीक्षा के हिसाब से सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली उन गोल्स के साथ जो गरीबी और असमानता को ख़त्म करने की बात करते हैं। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। और अब हमारा चौथा और सबसे मज़ेदार भाग, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टाइम आ गया है चेक करने का कि जो हमने अभी सीखा वो कितना याद रहा। आइए इन MCQs को सॉल्व करते हैं। PDF से लिए गए पहले सवाल के स्क्रीनशॉट पर ध्यान दीजिए। किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है और जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी। बिल्कुल सही पकड़ा। सही जवाब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं की जयंती पर हम इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय किम्बरली प्रोसेस यानी KP का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य क्या है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वाले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली, इसका मुख्य उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या ब्लड डायमंड्स के गैर कानूनी व्यापार को रोकना और डायमंड ट्रेड मार्केट को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाना। तीसरा सवाल,
भारत में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG कहाँ पर स्थित है? ज्योग्राफी का डायरेक्ट फैक्ट है ये, और हमने सेशल्स वाले टॉपिक के साथ इसे रिलेट किया था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको तुरंत याद आ गया होगा। जवाब है मसूरी, उत्तराखंड में। यहीं पर देश के फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स की अहम ट्रेनिंग होती है। और आज का आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के हालिया दौरे के तथ्यों के अनुसार वो कौन से 2 देश हैं जो अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण नीतियों के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं? हाँ, इन्हें हमने किस टर्म से क्लासिफाई किया था? नॉर्डिक कंट्रीज। हाँ, सही जवाब है स्वीडन और नॉर्वे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस MCQ सेशन में आपने मैक्सिमम सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। भारत की ये जो लगातार बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर है, वो आने वाले दशक में ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरह चेंज करेगी? इन सभी फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।